लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो हमें स्टडी करना है, अब हमारे पास 3-4 चीजें बच गई है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक है स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर्स, ठीक है। आपने देखा होगा लैब में भी जब हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो हम इसको स्टार्ट करते हैं मोटर को, तो एक स्टार्टर यूज करते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग के बारे में हमें समझना है। इसके अलावा ब्रेकिंग, ठीक है। सॉरी, ये ब्रेकिंग वाला ब्रेकिंग नहीं है, ब्रेकिंग वाला मतलब ब्रेक लगाते हैं, मतलब रोकना, मोटर को कैसे रोकना है। और तीसरा स्पीड कंट्रोल, ठीक है। ये 3 सबसे मेन टॉपिक हैं जो अभी बचे हुए हैं। इसके अलावा 2 छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हुए हैं। एक तो है आपका एफिशिएंसी और पावर का के बारे में है, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम पावर कब देगी आपकी मशीन। और मेरे ख्याल से एक टॉपिक और कौन सा बचे हुए हैं, और टेस्ट बचे हुए हैं, ठीक है। और 1-2 छोटी चीजें बची हैं, वो ये सब भी बचा हुआ है। तो अभी 23rd लेक्चर है, हमें ये सब हो जाना चाहिए था। तो मैं भी क्या करता हूँ, आज ब्रेकिंग और स्पीड कंट्रोल हम देखते हैं। स्टार्टिंग में आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है हमारा स्टार्टर पे ही बेस्ड है, तो स्टार्टिंग में आपको लैब में कंप्लीट करा दूंगा, उसका वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो जो लोग नहीं होंगे वो लोग भी उस वीडियो को देख करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम ब्रेकिंग स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रेकिंग का मतलब यहाँ पे तोड़ना नहीं है, ये ब्रेक मतलब ये 2 तरह के ब्रेक होते हैं। एक तो ये वाला है, ये ब्रेक मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रेक करना है, तोड़ना है। ये मतलब क्या होता है, ब्रेक अप्लाई करना, मतलब जैसे हम कार में ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब उसको रोकना, ठीक है। तो ये हमें देखना है मेथड्स। तो इसमें 3 हमारे पास मेथड हैं, वो 3 मेथड हम देखते हैं कि कैसे हम उनकी मदद से ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये आपकी मशीन है, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड मशीन मैंने ले लिया यहाँ पे, यहाँ पर एक रियोस्टेट हमने लगा लिया फील्ड कंट्रोल के लिए, एंड दिस इज कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है पूरा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी फील्ड वाइंडिंग हो गई। आर्मेचर हमारा ऐसे दिखा देंगे हम, शंट, सॉरी सेपरेटली एक्साइटेड मशीन हम देख रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वोल्टेज देते हो ये प्लस माइनस, जिससे यहाँ पे करंट फ्लो करने लगता है IL, ये करंट IAC के बराबर होगा। यहाँ पर एक EMF इंड्यूस होती है EA, इसका रेजिस्टेंस होता है RA। ये हमारा डायग्राम है DC सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का, ठीक है। अब हमारे पास 3 तरह के मेथड हैं, जिनमें से बारी बारी से हमें देखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। ये एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मोटर को इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसको सॉरी इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, या फिर इसको रोक सकते हैं हम मोटर को, ठीक है। कैसे करते हैं ये हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो ये आपको लोड और सोर्स का कॉन्सेप्ट पता है ना। तो सोर्स और सिंक का, हाँ, हाँ सर। कि इसमें हमेशा सिंक में हमेशा क्या होता है, सिंक में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में करंट एंटर करता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जब भी पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट है, तो वो पावर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, देन दैट मींस ये एलिमेंट जो है ये पावर डिलीवर कर रहा है, ये पावर दे रहा है आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए होगा क्या, अगर इसकी इक्वेशन आप लिखें तो V इज इक्वल्स टू EA प्लस IARA होता है हमारे पास। देखिए जरा, जो ये वोल्टेज आपने अप्लाई करी है, अगर यहाँ पर हम KVL लगाएं तो V इज इक्वल्स टू IARA और EA के बराबर आ जाएगा हमारे पास इस मशीन के लिए, ठीक है। हम करते क्या है इसमें, इसमें देखो इसका मतलब क्या है कि EA सपोज करो आपका 200 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट है। ऐसा ही होगा ना कि हमेशा क्या होगा, वोल्टेज जो होगी वो किससे ज्यादा होती है, मोटरिंग ऑपरेशन में EA से ज्यादा होती है। मोटरिंग के लिए, मोटरिंग ऑपरेशन के लिए क्या होता है, हमेशा V जो है वो ग्रेटर देन EA होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। ठीक है। अब सोच के देखो जरा, अगर हमने उल्टा कर दिया किसी तरह से, अभी फिलहाल आप ये देखो कि अगर EA जो है वो हमने ग्रेटर कर दिया V से, तो क्या होगा। देखो V ग्रेटर है EA से, तो करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है। जैसे ही EA ग्रेटर होगा V से, तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने फिर तो लगेगा। सर जनरेटर की कंडीशन नहीं बन जाएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये जनरेटर की तरह काम करने लगेगा, वही चीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EA ग्रेटर देन V हो जाएगा, तो हमारा ये क्या किसकी तरह काम करने लगेगा, जनरेटर की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। अब जनरेटर में क्या होता है,
जनरेटर को आप रोटेट करते हो उसके प्राइम मूवर को, और वो क्या करता है, आपको इलेक्ट्रिकल पावर क्या करता है, सप्लाई करता है। तो आप एक चीज तो ये देखो कि यहाँ से अब क्या हो गया है, करंट अब यहाँ से बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि EA इज ग्रेटर देन V है। तो ये आपका यहाँ पे मान लीजिए लोड कनेक्टेड है, ठीक है, ये लोड कनेक्टेड है। तो जनरेटर की तरह ये काम कर रहा है, ये लोड को सप्लाई कर रहा है। मतलब जो आपकी सोर्स था वो करंट ले रहा है, जिसकी वजह से वो लोड की तरह काम कर रहा है या सिंक की तरह काम कर रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और ये मशीन जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर दे रही है। अब ये इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ से देगी? क्योंकि इसके पास क्या है, कुछ मैकेनिकल पावर है, ठीक है। देखो ये अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो काम बनेगा क्या? स्विच ऑफ कर दोगे तो काम नहीं बनेगा, ये मशीन तब भी रोटेट करती रहेगी। अगर बहुत लार्ज मशीन है तो होगा क्या कि इसका इसका इनर्शिया इतना ज्यादा होगा कि आप स्विच ऑफ कर दोगे, ये घूमते रहेगी घूमते रहेगी घूमते रहेगी। लेकिन सोच के देखो, अगर इस वोल्टेज को हमने किसी तरह से इससे छोटा कर दिया, जितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है इससे छोटा कर दिया, तो होगा क्या, इसके पास ये जो काइनेटिक एनर्जी है जिससे ये रोटेट कर रहा है, ये उसको कन्वर्ट कर देगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देगा, जिसकी वजह से ये जो होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आपका मोटर जो है ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे रुक जाएगी। तो ये हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग में होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो मोटर होगी वो आपकी जनरेटर की तरह काम करती है, और वो सोर्स को जो उसके पास मैकेनिकल पावर है या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल में और सोर्स को वापस कर देती है। और इससे देखो एफिशिएंट मेथड कितना ज्यादा है ये, ठीक है। इससे जो भी एनर्जी है आप इससे सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हो। जो भी एनर्जी इसके पास थी उसको आपने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके वापस कर दिया, तो आपको एक वो कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार हो गए, कि आपने एक तो क्या कर दिया, ब्रेकिंग एक्शन भी आपको मिल गया, दूसरा इसमें जो पावर थी वो आपने सोर्स को डिलीवर कर दी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गई रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है? थोड़ा सा Yes, स्पीड sir. में बोल रहा हूं मैं, लेकिन मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, इतना भी मुश्किल नहीं है। और डाउट है तो पूछ लीजिए। एक चीज और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये वोल्टेज कैसे कम की जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे थर्ड ईयर में, कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्ड ब्रिज, रेक्टिफायर ब्रिज हम लगा सकते हैं। सॉरी, इसको अगर ये डीसी सप्लाई है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चॉपर वगैरह लगा सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ये हमारी जो सप्लाई है, अगर ये डीसी सप्लाई है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चॉपर लगा सकते हैं। कंट्रोल्ड ब्रिज हम यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर ऐसे बोलो एक चॉपर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो सप्लाई, अगर ये एसी सप्लाई से हम ले रहे थे इसको डीसी में कन्वर्ट करके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेसिकली हम यूज करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट आएगा, वहां पर आप देखोगे इसको कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यहाँ पे यूज करते हैं इस काम के लिए, वी को हम रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो वी को हम उस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, वी रिड्यूस हो जाएगा, एक बार वी रिड्यूस हो जाएगा तो ये पावर फ्लो इस तरह से हो जाएगा, तो ये जनरेटर की तरह काम करने लगेगा, तो ब्रेकिंग एक्शन भी मिल जाएगा। और इसी तरह की ब्रेकिंग को हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। ठीक, तो ये है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है डायनेमिक ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस यूज करोगे इस काम के लिए। आपने क्या करा, जो आपकी मशीन थी, मैं यहाँ पे इसको पूरा सर्किट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ फील्ड का, बस आप ये सोच के देखो कि आपने क्या करा, यहाँ पर V जो है सोर्स को हटा दिया। सोर्स को हटा करके यहाँ पर आपने क्या करा, एक रेजिस्टेंस इंक्लूड कर दिया R एक्सटर्नल। ठीक है, ये R था यहाँ पे। इस जब तक ये रोटेट होता रहेगा, फील्ड फ्लक्स तो आपका है ही, E A इज इक्वल टू K phi ओमेगा M होता है ना, तो फील्ड फ्लक्स आपका है ही। ये जब तक रोटेट करता रहेगा तब तक ये क्या करेगा, EA जनरेट करेगा, क्योंकि V तो गायब हो गया। ठीक है, तो अब फिर से ये जनरेटर की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो EA है इससे ये क्या होगा, एक करंट फ्लो कराएगा ऐसे कैसे, और वो कितना करंट होगा, IA EA इज इक्वल टू IA RA प्लस R एक्सटर्नल, यही होगा ना अगर आप KVL लगाओगे यहाँ पे तो। अरे हाँ ना बोल दो बच्चों कुछ। Yes, yes, sir. तो EA अपॉन में RA प्लस R एक्सटर्नल हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर जो भी अब
देखो जरा, जब तक ओमेगा एम रहेगा, जब तक ओमेगा एम रहेगा, ये क्या करता रहेगा, ये इसको सप्लाई करता रहेगा, आइए आपका रहेगा, ठीक है, और ये रोटेट करता रहेगा, सॉरी, ये जब तक रोटेट करता रहेगा तब तक ये ईए आपको मिलेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि ईए हमेशा आपको मिलता रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पर, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होने लगेगा यहाँ पर, बोलो, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, इसका अमाउंट कम होने लगेगा। जैसे जैसे ये कम होने लगेगा आपका ओमेगा एम कम होने लगेगा, जैसे जैसे ओमेगा एम कम होने लगेगा आपका ब्रेकिंग एक्शन आपको मिल जा रहा है। पर इसमें और पिछले वाले मेथड में डिफरेंस क्या है, इसमें आपने सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो गिरा दी है, ठीक है, ये सारा का सारा जो आपने ब्रेकिंग एक्शन अचीव किया है ये लॉसेस के दम पे किया है। तो ये क्या होगा, कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने लगाया ये सारा का सारा उसमें लॉस हो जाएगा, पूरा पूरा लॉस में जाएगा। ये जितनी इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ जे ओमेगा स्क्वायर, ये पूरी की पूरी जो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी ये सारी की सारी किस में जाएगी, ये सारी की सारी आपकी लॉसेस में, हीट लॉस में चली जाएगी। वहां पर आप क्या कर रहे थे, इसमें से कुछ ही पार्ट आर्मेचर रेजिस्टेंस में लॉस हो रहा था, बाकी मेजर पार्ट उसका कहां चला जा रहा था, सप्लाई में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, अब आप करंट, अगर आप आर एक्सटर्नल कितना कनेक्ट करोगे, वो आप एक टाइम पे कितना लॉसेस चाहते हो या कितना जल्दी ब्रेकिंग एक्शन चाहते हो उसके हिसाब से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपने आर आर एक्सटर्नल जैसे रखोगे उसके हिसाब से आई ए आपका चेंज होगा, जैसे जैसे आपका आई ए चेंज होगा के फाई आई ए, ठीक है। मान लीजिए आपने आई को ज्यादा रखा है तो टॉर्क ज्यादा होगा, ये टॉर्क कैसा टॉर्क है, ये ब्रेकिंग टॉर्क है, ठीक है, ये ब्रेकिंग टॉर्क, उतनी जल्दी ये क्या होने लगेगा, इतनी जल्दी मशीन जो होगी आपकी रेस्ट पे आना शुरू हो जाएगी। क्लियर है ये चीज, तो आर एक्सटर्नल आपको उस हिसाब से रखना है। सर लेकिन हाँ बोलो। सर क्योंकि आई ए वो वाला करंट है ना जो जब हम स्विच ऑफ करने के बाद रजिस्टर के पास जा रहा है, इसलिए वो वाला टॉर्क ब्रेकिंग टॉर्क है। इसलिए ये वाला टॉर्क ब्रेकिंग टॉर्क है। चलो एक फंडा बताता हूं, मेरे को बताना पहले ये क्लियर है कि नहीं है। सपोज करो ये एक रॉड है और यहाँ से हिंज्ड है, मतलब इस पॉइंट को आप ऊपर नीचे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करा सकते, बस सिर्फ इस रोटेट को आप इस मोटर इस रॉड को आप रोटेट कर सकते हो, बस केवल आप ये कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई। अब सर आपने अगर एक फोर्स लगाई यहाँ पर तो क्या होगा, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा, यस सर बोलो। अब यस सर सोच करके देखो, ये जो है ये आपका अप्लाइड टॉर्क है या ये डेवलप टॉर्क है जो मोटर डेवलप कर रही है, ठीक है। लेकिन एक और टॉर्क होता है जिसको हम लोड टॉर्क बोलते हैं, मतलब मशीन अपना कुछ टॉर्क डेवलप करती है, इसके अलावा एक लोड टॉर्क भी होता है। लोड टॉर्क क्या होता है, मान लीजिए आपने इसके ऊपर कुछ एक वेट रख दिया, ठीक है, तो अब आपको इसको रोटेट करने में दिक्कत नहीं होगी क्या, होगी ना, क्यों होगी, सर क्योंकि एक फोर्स इसने नीचे की तरफ लगा दी mg, ठीक। तो ये फोर्स हमेशा क्या कर रहा है, या आपने हमेशा इसको पुश कर दिया ऐसे करके, तो अब आपको क्या होगा, इसको रोटेट करने में दिक्कत होगी। अब होता क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ आपको याद है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप फोर्स नेट फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, ये क्लियर है, यस सर ठीक है। उतना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो मोशन के, ऑपोजिट में लगा रहे हो तो क्या होगा, अपोजिट में कम लगाओगे होता जाएगा तो वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, अगर फोर्स आपने अपोजिट लगाई, ठीक है। अब देखो मशीन कैसे रोटेट करती है आपकी, ये आपकी आर्मेचर हो गई मोटर की, ये इसका शाफ्ट हो गया, ठीक है। आपने इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी, मैं इसकी फील्ड सर्किट नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं यहाँ पे सॉरी। तो ये क्या हुआ, ये रोटेट करवा रहा है, इसको शाफ्ट को रोटेट करवा रहा है। आपने क्या करा, आपने क्या करा यहाँ पे लोड आपने इंक्रीज कर दिया। लोड इंक्रीज करने का मतलब क्या है, लोड इंक्रीज करने का मतलब ये ही सेम सेंस है यहाँ पर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर एफर्ट आपको पुट करना पड़ेगा। लेकिन अभी इस वक्त मोटर कितना टॉर्क जनरेट कर रही है, जितना वो कर रही थी मोटर तो उतना ही जनरेट कर रही है ना टॉर्क। मोटर में थोड़ी उसको, मोटर को थोड़ी ना पता चल रहा है कि उसकी आंखें थोड़ी है, उसको देख के पता चल रहा है कि लोड बढ़ गया है, ठीक है। तो मोटर क्या होगा, मोटर की स्पीड कम होने लगेगी।
आपको याद हो तो एक एक्सपेरिमेंट कराते वक्त मैंने आपको बोला था, जब लोडिंग का हम टेस्ट कर रहे थे मोटर के ऊपर, कि जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता चला जाएगा, जिसमें हम पुलीज थी और उसको हम टाइट कर रहे थे, तो वो वेट उसके ऊपर बढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे लोड आप बढ़ाते चले जाओगे, ये क्या होता चला जाएगा, स्पीड इसकी कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब आप देखो जरा, ई ए इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम। जैसे ही आपने लोड टॉर्क बढ़ाया, स्पीड क्या होने लगी, कम होने लगी, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होने लगी, जिसकी वजह से वोल्टेज तो सेम है, और ये क्या होता है, आई ए आर ए होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ई ए कम होने लगा तो सोचिए, बताओ आई ए नहीं बढ़ेगा क्या, करंट। आप खुद से देखो मशीन में अपने आप क्या हो रहा है, कि आपने लोड बढ़ाया नहीं, कि मशीन का करंट जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, आईए बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि अपने आप अपोजिशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मशीन अपने आप से मोर पावर ड्रॉ करती है। तो यहां पर क्या होगा, करंट बढ़ने लगेगा। करंट बढ़ने से क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, के फाई आईए। तो टॉर्क, ये अब कौन सा टॉर्क बढ़ रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ रहा है। लोड टॉर्क तो आपने पहले बढ़ा दिया था, अब जो डेवलप्ड टॉर्क है, ये जो मशीन बना रही है टॉर्क, ये वाला टॉर्क जो आप बना रहे हो इसको, ठीक है, वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि करंट अपने आप बढ़ना शुरू हो गया, तो टॉर्क अपने आप बढ़ना शुरू होगा। तो क्या होगा, जैसे ही आपने लोड लगाया, मशीन की स्पीड होनी शुरू हो जाएगी कम, मशीन ने करंट ड्रॉ करना शुरू करा ज्यादा, जिससे टॉर्क फिर से ज्यादा डेवलप होगा, और मशीन को सेम स्पीड पे या और कोई इक्विलिब्रियम स्पीड पे वो ले जाकर के सेट कर देगा, ठीक है। ये एक्चुअल में होता है, मशीन का डायनेमिक्स है ये। जैसे आपने इलेक्ट्रिक सर्किट में ट्रांजिएंट्स पढ़ रहे हो ना, हेलो, यस सर। है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे आप ट्रांजिएंट पढ़ रहे हो ना, ऐसे इसमें भी तो ट्रांजिएंट्स होते हैं मैकेनिकल सर्किट में। अब यहाँ पर मशीन्स में डिफिकल्टी यूं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट्स और मैकेनिकल ट्रांजिएंट्स ये आपको साइमल्टेनियसली स्टडी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा क्लियर करने के लिए था, लेकिन अब हम वापस आते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन पे। तो ये जो टॉर्क है ना, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, जो मोटर डेवलप कर रही है, ठीक है। अब आप देखो, जैसे ही करंट की डायरेक्शन बदले, टी क्या होता है, के फाई में आई ए होता है ना, देखो ये सेम फॉर्मूला, ठीक है। आप ये देखो, जैसे ही आपने इससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और करंट की डायरेक्शन पलटी, करंट की डायरेक्शन पलटने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया टॉर्क। जब करंट जब करंट अपने डायरेक्शन को बदलेगा तो टॉर्क नहीं बदलेगा क्या, क्यों बच्चे, बदलेगा। है ना। सौरभ नाम है ना आपका, यस सर। हाँ सौरभ, देखो जरा, जैसे ही आपने करंट की डायरेक्शन पलटी, जैसे ही आपने इसको ऐसे कनेक्ट करा, ई ज्यादा होने की वजह से करंट की डायरेक्शन पलटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क पलट गया। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या कर रहा था, वो इसको ऐसे घुमा रहा था, अगर मशीन को ऐसे रोटेट कर रहा था, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कैसे है, मशीन आपकी इनर्शिया की वजह से ऐसे ही रोटेट कर रही है, लेकिन इसने टॉर्क क्या करा, ऑपोजिट टॉर्क डेवलप करा, जिसकी वजह से उसको स्लो डाउन करना शुरू कर देगा। क्लियर है ये? ओके सर। अब हाँ सर। आप ये चाहते हो कि कितना फास्ट ये जा करके ये काम करे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो कितना फास्ट हो, तो उसके लिए आप इस आर एक्सटर्नल को एडजस्ट कर सकते हो। आपने पहले मान लो आप 10 ओम लेना चाह रहे थे, आपने 10 की जगह 5 ओम कर दिया, तो 5 ओम करने से क्या होगा, ये रेजिस्टेंस आपने जैसे ही कम कर दिया, करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ने से होगा क्या, नेगेटिव करंट है ये, अगर ये बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी बढ़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ब्रेकिंग एक्शन आपका फास्ट होगा। लेकिन उस केस में क्योंकि आई ए बढ़ रहा है, तो आई ए स्क्वायर आर, लॉसेस भी जो है वो भी बहुत ज्यादा होगा, तो आर्मेचर जो होगा वो हीट भी बहुत जल्दी होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने सीधे इसको शॉर्ट कर दिया, अगर आपने सीधे इसको शॉर्ट कर दिया ना, तो आप इसको अगर सीधे शॉर्ट कर दोगे तो ये और जल्दी ब्रेकिंग एक्शन देगा, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो ना के बराबर हो गया, आर ए का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो उस केस में करंट बहुत ज्यादा होगा, वो सेफ लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, मशीन आपकी जल सकती है। इसलिए आर एक्सटर्नल को रखा है। तो आर एक्सटर्नल को आपको एक मिनिमम वैल्यू तक तो रखना ही रखना है, लेकिन उसके बाद आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने मशीन की स्पेसिफिकेशंस और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सच दैट यू कैन basically control the developed electromagnetic torque in opposite direction to bring the machine to rest। ठीक है, यस सर। चलो, ये पूरा इसका ये डायनामिक्स है बच्चों, अगर ये थोड़ा आपको समझ में आ गया है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट मेथड है प्लगिंग का। प्लगिंग का मेथड क्या कहता है, बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट है, और इसमें मतलब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ई ए है, अब हम इसमें करते क्या है,
ये बहुत ही खतरनाक मेथड है, पर ये ब्रेकिंग आपको बहुत ही फास्ट देता है, मतलब बहुत ही फास्ट ब्रेकिंग आप इससे अचीव कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं ताकि करंट सेफ लिमिट को क्रॉस ना करे, और उल्टा हम करते क्या है, देखो ये प्लस ये माइनस है, ठीक है, आर ए रेजिस्टेंस भी है इसका, तो ये करंट कैसे फ्लो, देखो ये ऐसे वोल्टेज थी ना, हमने ऐसे सप्लाई कर रहे थे, करंट ऐसे जा रहा था, ठीक है। जैसे ही हमें ब्रेकिंग चाहिए, हम करते क्या है इसमें, इसमें हम सप्लाई टर्मिनल को चेंज कर देते हैं। हैंग हो रहा है, तो हमने क्या करा यहाँ पर, सप्लाई टर्मिनल को चेंज कर दिया, हो गया गड़बड़। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में से देख लेना, मैं एक बार जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ डाउट है आपको तो मुझसे पूछ लीजिए। प्लगिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सप्लाई टर्मिनल को हम चेंज कर देते हैं, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर दिया हमने, ये पॉजिटिव ही। अब देखो करंट कैसे फ्लो करेगा, उल्टा करंट नहीं फ्लो करेगा क्या, ठीक है। यस सर। अब उल्टा करंट फ्लो करेगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि EA और V अब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर ये 200 था, 220 था, ये 200 था, कितना हो गया, 420 वोल्ट हो गया। पहले आप जब RA रख रहे थे, यहाँ पर सिर्फ RA था, ये रेजिस्टेंस नहीं था, नॉर्मल मोटरिंग ऑपरेशन में वहां पे 20 वोल्ट के अकॉर्डिंग RA में लॉस हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, V और EA दोनों ऐड हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय RA, ये किसका, ये पूरा का पूरा ये वोल्टेज किस में जाएगी, IA प्लस IA इंटू में R इंटू RA, R एक्सटर्नल, ठीक है। तो IA जो आपका हो जाएगा, ये ह्यूज हो जाएगा, ह्यूज होने से क्या हो जाएगा, ये ब्रेकिंग एक्शन आपका फास्ट हो जाएगा बस, ठीक है। तो प्लगिंग है, बहुत फास्ट ब्रेकिंग आपको देता है। इस एक्सटर्नल को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें ऐसा इस मेथड को फॉलो करते वक्त R एक्सटर्नल को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ही फास्ट ब्रेकिंग मिल जाएगी आपको प्लगिंग में, नो डाउट। क्यों ब्रेकिंग मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने से आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क यहाँ पे डेवलप हो रहा है मशीन में, आइए वो भी रिवर्स हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ब्रेकिंग एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब जितना ज्यादा इसका अमाउंट IA का, उतना ही ज्यादा यहाँ पर हमारे पास टॉर्क, उतना ही जल्दी ब्रेकिंग एक्शन, और इसीलिए इसके टर्मिनल्स को हमने इंटरचेंज किया है। कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा, ऐसा प्लगिंग करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे फ्लक्स जो पहले था वही फ्लक्स की डायरेक्शन होनी चाहिए। मान लीजिए आपका फ्लक्स का डायरेक्शन भी चेंज हो गया, ठीक है, इंटरचेंज हो गया, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से ये क्या करने लगेगा, मोटरिंग एक्शन में आ जाएगा, फिर से स्पीड अप होने लगेगा, ठीक है। तो फ्लक्स की डायरेक्शन जो है उसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। कोई डाउट है तो बताइए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से हम ब्रेकिंग अचीव कर सकते हैं। कोई डाउट है तो इसमें बताइए, बोलो नो जल्दी, ठीक है। नो सर। तो ये हमारा ब्रेकिंग एक्शन हो गया। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, ब्रेकिंग में हमें ये 3 मेथड पढ़ने हैं, ठीक है ना। एक और हम देख लेंगे स्पीड कंट्रोल के वक्त ही। मेनली अब हमें क्या पढ़ना है, स्पीड कंट्रोल पढ़ना है। स्टार्टर में आपको लैब के टाइम में पढ़ा दूंगा, ठीक है। रिकॉर्ड करके हम डाल देंगे, बाकी लोग भी प्लीज देख लीजिएगा उसको। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, आधे घंटे का पौने घंटे का हो जाएगा। उसमें 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर हम देखना होगा। बेसिक मैं यहीं पर डिस्कस कर दूंगा उसका भी। चलिए, स्पीड कंट्रोल क्या होता है, स्पीड को कंट्रोल करना। आपकी जो मोटर रोटेट कर रही है, आप क्या करना चाहते हो, उसकी स्पीड को अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हो। तो उसकी स्पीड को आप अपने हिसाब से कैसे चेंज कर पाओगे, कॉमन सेंस की बात करते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस की बात करते हैं। आप बाइक पे सोचो कि आप जा रहे हो, ठीक है, आप स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक्सेलरेट करोगे, उसको फोर्स बढ़ाओगे। तो यहां पर क्या होना चाहिए, आप रोटेट ज्यादा करना चाहते हो स्पीड से, तो आप क्या बढ़ाओगे, टॉर्क बढ़ाओगे, ठीक है। अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो मशीन की, तो आप जो डेवलप टॉर्क कर रही है ना मशीन, जो डेवलप कर रही है टॉर्क, ये हम DC मोटर के लिए बात कर रहे हैं भाई। मोटर की स्पीड कंट्रोल करेंगे ना, प्राइम मूवर की तो जो स्पीड आप दे दोगे वही है, उसी के हिसाब से जनरेट करेगा। कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होती है हमें। DC मोटर में हमें क्या करना है, अगर हमें इस स्पीड को बढ़ाना है,
ओमेगा एम को इंक्रीज करना है तो आपको टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। टॉर्क बढ़ाने से क्या होगा सोच के देखो, ये रॉड थी जो हिंज्ड है इस एंड पे, आपने क्या था, ये स्पेसिफिक फिक्स लोड है इसके ऊपर, आप ये ऐसे करके आपने टॉर्क लगा रखा था, इस टॉर्क की मदद से ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये कितनी स्पीड से रोटेट करेगी? होता क्या है आपका, ये लोड टॉर्क जो होता है हमेशा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो होते हैं ये आपका मोटरिंग मोड में अगर हम बात करें तो ऑपोजिट होंगे। अब देखिए अगर आपने ये, जहां पर ये दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे, आप न्यूटन फर्स्ट लॉ याद करिए, नेट फोर्स के अगर जीरो है तो ऑब्जेक्ट क्या करता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, यही होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो वो क्या करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म मोशन क्या करता रहता है, करता रहता है। सेम चीज रोटेशनल मोशन में हो गई, अगर उसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो है तो वो क्या करेगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव करता रहेगा। ये क्लियर है? तो जितना लोड यस टॉर्क सर। है उतना ही अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेवलप टॉर्क बनाया तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। जिस स्पीड पे जाकर के ये दोनों अचीव हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, उस स्पीड पे जाके ये सेट हो जाएगा। ठीक है, जिस स्पीड पे दोनों टॉर्क जो है वो बराबर हो जाएंगे, उस स्पीड पे जाकर के आपका रोटर जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा स्पीड हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने बढ़ा दिया तो एक्सेलरेशन होगा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो अगर आपने नेट फोर्स बढ़ा दिया तो फोर्स की एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सेम यहाँ पर है, अगर आपने नेट टॉर्क जो है वो आपका ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अगर आपका ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपका मशीन जो है उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, वो जल्दी से रोटेट करना शुरू करेगा। ठीक है, जैसे नेट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में जे टाइम्स अल्फा होता है। ठीक है, जितना जल्दी आप इसको जितना ज्यादा नेट टॉर्क होगा उतनी जल्दी क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगी मशीन, ऐसा ऐसा करके ये बढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ाओ और मशीन को एक्सेलरेट कर लो, फिर जहां पे जाके बैलेंस होगा उसके हिसाब से फिर वो सेट हो जाएगी फाइनल स्पीड। ठीक है, अगर आपने लोड टॉर्क उस समय नहीं बताया बढ़ाया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो मशीन वो एक्सेलरेट करती चली जाएगी। या फिर क्या होना चाहिए, एक हायर स्पीड पे जाने के बाद, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड टॉर्क बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, ये एक हायर स्पीड पे चला जाएगा, उसके बाद तुम क्या करो, वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को लोड टॉर्क के बराबर ले आओ, ताकि क्या होगा, वो अब उस कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता रहेगा और आपका लोड भी बैलेंस हो जाएगा। अगर आपने इसको वापस लिमिट में नहीं लेके आए, टाउ एल के टॉर्क टीएल के बराबर नहीं लेके आए, तो मशीन एक्सेलरेट करती रह जाएगी आप हमेशा। तो देखो यहाँ पे सेम यहाँ पे सिचुएशन है हमारी, नेट टॉर्क जो है वो किसके बराबर हो गया, हमारा जी अल्फा के बराबर हो गया। अगर आपने नेट टॉर्क को कुछ ना कुछ रखा तो ये एक्सेलरेट करता रहेगा मशीन। लेकिन आप ये सोच करके देखो, अगर आपने 100 आरपीएम बढ़ाने के बाद वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को इतना कर दिया कि वो लोड टॉर्क के बराबर है, तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से अब फर्दर एक्सेलरेशन रुक जाएगा, लेकिन रिटार्डेशन भी रुक जाएगा और आपकी मशीन जो है वो हायर स्पीड पे जाके सेट हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, सेम लोड टॉर्क के लिए मशीन को डिफरेंट स्पीड पे ऑपरेट करा सकते हो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टॉर्क। ठीक है, सिमिलरली वाइस वर्सा क्या है, ऑपोजिट के लिए। अगर आप मान लीजिए, इतना पार्ट समझ में आ गया बच्चों? सर मतलब कि हमको एक्सेलरेट करने के लिए पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है उसको बहुत हाई लेके जाना पड़ेगा, फिर एकदम से हम टीएल के बराबर कम करके ले आएंगे। हाँ, अगर आपका लोड सेम है तो, अगर आपका लोड सेम है तो आपने क्या करा, टॉर्क अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को इंक्रीज कर दिया किसी तरह से, जिससे मशीन क्या हो जाएगी, अपनी एक्सेलरेट करने लगेगी, क्योंकि इम्बैलेंस हो गया ना। अब जो आप टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हो वो ज्यादा है लोड टॉर्क से, तो मशीन एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट का मतलब उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक ये नेट टॉर्क जीरो नहीं होता, और वो तो जीरो जब तक आप नहीं करोगे जब तक बढ़ती रहेगी ना स्पीड, इसका मतलब। तो अब जहां पर आपकी डिजायर्ड स्पीड आपको मिल जाती है, वहां पर आप वापस से क्या करोगे, फिर से कुछ चेंजेस ऐसे करोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो हो जाए वापस से लोड टॉर्क के बराबर हो जाए, विच विल मेक नेट टॉर्क जीरो, और जिसकी वजह से हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इन रोटेशनल मोशन वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट स्पीड पे जाकर के मूव करने लगेगा। ठीक है, तो आप ऐसे हायर स्पीड जो है वो
अचीव कर सकते हो। मैं ऑपोजिट भी बता रहा हूँ, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कम किया तो होगा क्या, जैसे ये आपकी मशीन थी, ये इसका शाफ्ट है, आपने क्या करा, इस पे कुछ लोड टॉर्क है, आपने क्या करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को लोड टॉर्क से कम करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, मशीन क्या होने लगेगी, धीरे धीरे रुकने लगेगी ना, मशीन क्या होगी, धीरे धीरे रुकने लगेगी, मतलब ब्रेकिंग एक्शन प्रोड्यूस होगा, मतलब स्पीड क्या होने लगेगी आपकी, स्पीड जो है वो आपकी कम होने लगेगी। क्यों, वाई, बिकॉज अब नेट टॉर्क जो है वो नेगेटिव हो गया। आपका नेट टॉर्क क्या था, नेट टॉर्क हम क्या ले रहे थे, नेट टॉर्क हमारा था टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइनस टी लोड, ठीक है, तो अब ये नेगेटिव हो गया, मतलब लोड टॉर्क ज्यादा है, तो ये क्या होगा, स्पीड कम होने लगेगी। आपने स्पीड जितनी कम करनी थी कर लो, उसके बाद वापस से फिर टॉर्क को इक्वल कर दो लोड टॉर्क के, तो वो कम स्पीड पे ऑपरेट करना शुरू कर देगा मशीन। लेकिन यहाँ पे बीच में ट्रांजिएंट्स आएंगे, बीच में ट्रांजिएंट आएंगे। आप सेम चीज को किसी व्हीकल की मदद से भी सोच सकते हो कि आप बाइक पे जा रहे हो, आपने क्या करनी है, स्पीड को बढ़ाना है, तो आपने क्या करा, एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, पर आप क्या करते हो, मान लीजिए आपने लोड नहीं बढ़ाया, आप सिर्फ आप ही बैठे हो, तो आप क्या करोगे, अगर एक्सेलरेट करते जाओगे तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसको इस तरह से सेट करते हैं कि जो लोड टॉर्क है या जो लोड टॉर्क है या लोड की वजह से जो फ्रिक्शन है या टोटल जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम बैलेंस कर देते हैं, तो वो व्हीकल जो होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। आपने उससे ज्यादा उसको रोटेट किया एक्सेलरेटर को, तो वो बढ़ने लगेगा और आगे बढ़ने लगेगा और उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, ठीक है। अगर आपने इसको छोड़ दिया या ब्रेक अप्लाई करने शुरू कर दिए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बन जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या होने लगेगा, डीसेलरेट होने लगेगा। तो ये है हमारे पास इसका फंडा, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम मशीन में कैसे करते हैं उसको हम वो करके देखते हैं, ठीक है। तो मशीन में हम देखते हैं मशीन में क्या होता है। तो मशीन में देखिए जरा, मशीन में हमने अभी देखा कि ओमेगा एम का जो रिलेशन होगा वो आपका टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई के फाई होगा, ये होता है हमारा रिलेशन, ठीक है। तो अब हम मशीन में कैसे टॉर्क को चेंज करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक कि टॉर्क को चेंज करने वाला पैरामीटर क्या है, आई ए है, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो, अगर फ्लक्स भी चेंज कर रहे हो तो फिर वो भी चेंज है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले वो मेथड डिस्कस करते हैं जिनमें फ्लक्स में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, ये कांस्टेंट है सपोज कर। तो आप क्या कर सकते हो, या तो वी को चेंज कर सकते हो या तो फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, दो रास्ते हैं आपके पास। आप देख लो, अगर आपने वी को घटाया तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अगर इसको बढ़ाया तो ये क्या हो जाएगी, स्पीड क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। क्लियर है ये चीज। दूसरी चीज क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, इसको हम बोल देते हैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। इसको हम क्या बोल देते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। अगर आप इसको चेंज कर रहे हो, अगर आपने इसको चेंज किया तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये तो आर्मेचर का पार्ट नहीं है ना, तो ये हो जाता है हमारा फील्ड कंट्रोल, ठीक है। तो बारी बारी से हम देख लेते हैं, चलो पहले हम फील्ड कंट्रोल ही देख लेते हैं। फील्ड कंट्रोल में क्या करना पड़ता है हमें, फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो अगर फ्लक्स आपने कम किया डिनोमिनेटर में तो स्पीड बढ़ने लगेगी, अगर ये इसको आपने बढ़ाया तो स्पीड घटने लगेगी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम फील्ड के साथ एक रेजिस्टेंस डालते हैं सीरीज में। तो जैसे मान लीजिए शंट मोटर है आपकी या सेपरेटली एक्साइटेड भी है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे रियोस्टेट डाल देंगे सीरीज में, ठीक है। हमने क्या करा कि रियोस्टेट डाल, और ये क्या है, ये हमारी मोटर है, तो ये क्या हो गया, एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसका अपना रेजिस्टेंस कितना है, आर है, इसमें करंट क्या फ्लो करेगा, आई है, इसको वोल्टेज हमने कितनी दी है, वी, करंट कितना फ्लो करेगा, आई एल, आई एल का कुछ पार्ट ही आई एफ होगा, और यहाँ पे इसी का ही कुछ पार्ट यहाँ पे आर्मेचर में जाएगा, यहाँ पे ई एम एफ इंड्यूस होगी ई ए, इसका अपना रेजिस्टेंस है आर ए, दैट्स इट। बोलो, ठीक है ये, ठीक है। अब फील्ड कंट्रोल में आप क्या कर सकते हो,
आपने क्या करा, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। आपने जैसे जैसे इसकी सेटिंग चेंज करनी शुरू की, आप क्या कर सकते हो, फील्ड करंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने क्या करा, आर को बढ़ाया, भाई इसका तो रेजिस्टेंस फिक्स है ना, आप रियोस्टेट की सेटिंग को मिनिमम पे रखो, आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये मिनिमम पे था, अब इधर ले जाकर के राइट साइड ले जाकर के आप रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो आप देखो जैसे जैसे आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी मिल रही है, वो तो वी ही मिल रही है ना। फील्ड सर्किट की बात कर रहे हैं, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है, वी, और इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, आर एफ प्लस आर, ये होगा कि नहीं होगा, और ये किसके बराबर होगा, ये फील्ड करंट के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए आपने इसको इंक्रीज करना शुरू करा, तो ये फील्ड करंट घट जाएगा। फील्ड करंट घटने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका फ्लक्स घट जाएगा। फ्लक्स के घटने का मतलब क्या है, सीधे सीधा EA जो होगा वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि EA क्या होता है, K फाई ओमेगा एम होता है। आपने अभी स्पीड में कुछ चेंज किया है क्या, आपने स्पीड को नहीं छेड़ा है इसकी, ठीक है। आपने स्पीड को कोई चेंज नहीं किया है, आपने सिर्फ किस में चेंज किया है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में चेंज किया है, ठीक है। अरे ठीक है, सिर्फ फ्लक्स में चेंज किया है। यस सर। अब जैसे आपने फ्लक्स में चेंज कर दिया तो क्या होगा, ये भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो, जैसे ही EA कम होगा तो उसका फर्क किस पे पड़ेगा, IA पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि IA क्या होगा, V माइनस EA अपॉन में RA के बराबर होगा। बोलो, तो EA अगर कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे हम पीछे भी बात कर रहे थे कि अगर आपकी बैक EMF कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। अगर करंट बढ़ गया, आर्मेचर करंट बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क यहाँ पे क्या है, K फाई ओमेगा एम, ठीक है, सॉरी K फाई IA। आपने क्या करा है, फ्लक्स को तो आपने घटाया है, नहीं घटाएगा, और आर्मेचर करंट बढ़ रहा है। लेकिन देखो फ्लक्स में जो घट रहा है ना, फ्लक्स फ्लक्स उतना ज्यादा नहीं घटेगा। ट्रांजिएंट्स की अगर हम बात करें तो फ्लक्स तो बहुत धीरे धीरे घटेगा, ठीक है। और करंट जो होगा, आर्मेचर करंट होगा, वो आपका तुरंत दिखने लगेगा घटते हुए, तो बढ़ते हुए। तो आर्मेचर करंट का इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेट करेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आपका क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ने लगा और लॉड टॉर्क आपका सेम है, तो नेट टॉर्क क्या हो गया आपका, ये जो हो गया, ये आपका बढ़ गया ना, तो नेट टॉर्क क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, जो कि मोटर मोड में काम कराता है। और यही किसके बराबर होगा, ये जो आपका जे अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये जो अल्फा है ये चेंज होगा, ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है। अगर ये बढ़ रहा है तो आपका अल्फा बढ़ रहा है। अल्फा का मतलब क्या होता है, डी ओमेगा एम बाई डी टी। जैसे एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी होता है ना, सेम ऐसे ही रोटेशनल मोशन में ये डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लो, तो ये क्या होने लगेगा, ये ओमेगा आपका बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। डिफरेंशिएशन अगर आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा हम क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। ओमेगा हम आपका एक बार इंक्रीज करने लगा तो क्या हो जाएगा, वापस से देखो जरा, पहले EA क्या हो रहा था, K फाई ओमेगा एम, तो फाई क्या हो रहा था आपका, घट रहा था ना, पहले फाई आपका घट रहा था, जिसकी वजह से EA भी घट रहा था। लेकिन अब ओमेगा एम जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, तो वापस से क्या होगा, EA फिर से बढ़ना शुरू होगा, ये क्या होगा, वापस से आपका बढ़ना शुरू होगा, जिसकी वजह से आप देखोगे कि वापस IA की इक्वेशन अगर आप लिखोगे V माइनस ई ए अपॉन में RA, तो ये जब बढ़ेगा तो IA क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। और घटने के बाद क्या होने लगेगा, IA अब घटना शुरू हो गया ऑटोमेटिकली, IA अपने आप घटना शुरू हो गया ऑटोमेटिकली। तो टॉर्क क्या हो जाता है, K फाई IA हो जाता है। तो अगर ये करंट अब घटने लगा, फ्लक्स आपका आपने कम कर दिया, ये तो कम पे सेट हो गया। अब जब करंट आपका घटने लगेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेवलप टॉर्क भी घटने लगेगा। और ये कब तक घटेगा, ये तब तक घटेगा जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं हो जाए, तब तक ये क्या हो जाएगा, घटता रहेगा, ठीक है। और फाइनली एक पर्टिकुलर ओमेगा इंक्रीज्ड ओमेगा एम पे जाकर के ये क्या हो जाएगा आपको,
इंक्रीज्ड ओमेगा एम पे जाकर के ये सेट हो जाएगा इस कंडीशन में। अब इसमें आप ये देख सकते हो कि आपने क्या किया था, आपने सिर्फ फ्लक्स को कम किया था जिससे करंट बढ़ा, टॉर्क बढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड बढ़ गई, और फिर उसके बाद क्या होने लगा, फिर जैसे स्पीड बढ़ने लगी तो करंट ऑटोमेटिकली, आपको नहीं लोड, मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे क्या बोला था मैंने आपको पिछली स्लाइड में, कि आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बाद में क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इसके लोड के बराबर लाना पड़ जाएगा। अगर आपने लोड के बराबर नहीं लेके आए तो ये एक्सेलरेट करता रहेगा। लेकिन ये देख रहे हो आप कि ये जो लोड आपको कम करना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो आपको कम करना था, वो काम भी ऑटोमेटिकली कर रही है मशीन ऑटोमेटिकली वो काम कर रही है, और इसको लोड टॉर्क के बराबर ले जाकर के सेट करके एक हायर स्पीड आपको दे देगी। तो फाइनली आपको क्या हुआ, आपको अगर स्पीड बढ़ानी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बाद में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इस रियोस्टेट को एडजस्ट कर देना है, जिसकी वजह से मशीन ऑटोमेटिकली अपना ऑपरेशन करके एक हायर स्पीड पे जाके सेटअप हो जाएगी। मजा आया इसमें प्रोसेस में? हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा देखो, अगर समझ में आ रहा होगा ना जिसको, उसके लिए तो बहुत मजेदार होगा ये, मतलब उसको लग रहा होगा कि क्या बढ़िया चीज है, मजा आ गया, ठीक है। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो बेकार है। कुछ डाउट है तो पूछिए बच्चों इसमें। देखो ये अल्टीमेटली मशीन का ये जो वाला टॉपिक हो गया ना स्पीड कंट्रोल वाला, ये आपका जाकर के टिक गया न्यूटन्स लॉज पे या रोटेशनल मोशन की नॉलेज पे। अब ये वो चीजें हैं जहां पर आपके बेसिक्स आपको सपोर्ट नहीं करते। अगर मैं ये चीजें आपको ना बताऊं, वापस से 11-12 की चीजें ना रिकॉल करें तो बेकार है, ये पूरा टॉपिक में पढ़ा दूंगा आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप खुद सोच के देख लो कि अगर आपको मैं सीधे बस ये बोलता कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और ऐसे ऐसे हो जाएगा तो आपको कुछ समझ में आता है? अगर सिर्फ इक्वेशन में आपको बता दूं तो ये पूरा एनालिसिस है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्लियर है ये आपका फील्ड कंट्रोल हो गया। आपने फील्ड को वीक किया। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था, सेकंड एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने फील्ड कंट्रोल किया था। दोबारा से उसको उठा करके देखिएगा एक बार, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। दूसरा और क्या हम कर सकते हैं, अपॉन में यहाँ पे क्या था कि अब हम फ्लक्स को नहीं चेंज करेंगे, हम कुछ और चेंज करके देखते हैं। हम ना यहाँ पर रेजिस्टेंस को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को चेंज कैसे करोगे तुम, आर्मेचर रेजिस्टेंस को आर्मेचर बदल दोगे क्या, दोबारा लपेट दोगे क्या आर्मेचर को? नहीं, हम यहाँ पे एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंगली हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। शंट मोटर ले लिया हमने, सेपरेटली एक्साइटेड भी ले सकते हो, फ्लक्स तो कांस्टेंट ही रखना है आपको, मेन तो आपको ये रेजिस्टेंस चेंज करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया जो हमने आर्मेचर सर्किट में डाला है। आरएफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, फील्ड सर्किट में कोई चेंज नहीं आ रहा, जितनी वोल्टेज आपने अप्लाई की थी, वोल्टेज थोड़ी हम चेंज कर रहे हैं इस बार। तो यहाँ पर जितना फ्लक्स था उतना ही प्रोड्यूस होगा, क्यों? क्योंकि एमएमएफ सेम रहेगी, आई सेम रहेगा। आई एफ इज एक्चुअली हियर गिवन बाय वी अपॉन में आर एफ। तो क्योंकि ये आई एफ नहीं चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी आपका क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो अब फ्लक्स कोई पंगा नहीं करेगा, ठीक है, फ्लक्स कांस्टेंट है पूरे ऑपरेशन में। होगा क्या, जैसे जैसे आप इस आर एक्सटर्नल को इंक्रीज करोगे, आप खुद सोच के देखो क्या होगा। देखो अल्टीमेटली आपको करंट की और टॉर्क की बात करनी है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आई ए का रिलेशन लिख देता हूँ, V माइनस ई ए अपॉन में आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। जैसे ही आपने इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना शुरू किया, ये करंट गिर जाएगा। इस करंट के गिरते ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क गिर जाएगा, क्योंकि के फाई आई ए के बराबर है। वो आई ए गिरा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क गिर गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क गिर गया तो आपका जो नेट टॉर्क था विच इज इक्वल्स टू ये, अब आप देखो कि ये नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, अब ये ऑपोजिट टॉर्क जनरेट कर रहा है। ऑपोजिट टॉर्क जनरेट करने का मतलब, अगर मशीन ऐसे घूम रही है और आप उसमें ऐसे टॉर्क लगाना शुरू करोगे, मतलब सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपने अपोजिट फोर्स लगाई तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम होगी ना। ऐसे ही अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा ओमेगा एम के, क्योंकि ये लेस देन 0 है, तो क्या होगा, ये ब्रेकिंग एक्शन प्रोड्यूस करेगा, मतलब इसको कम करेगा, इसकी स्पीड को कम करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अब स्पीड क्या होने लगेगा आपका, ओमेगा एम कम होने लगेगा। हाँ वसीम बोलो, कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना है वसीम आपको? चलो, ओमेगा एम यहाँ पर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ओमेगा एम का सीधा फर्क पड़ता है किसके ऊपर, इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर। ये की फाई ओमेगा एम, फाई कांस्टेंट है, ओमेगा एम कम हुआ तो ईए कम हो गया। ईए कम हो गया तो आप यहाँ पे देखो जरा, ईए अगर आपका कम हो गया तो क्या कम होने शुरू हो जाएगा, आइए आपका क्या होने लगेगा बताओ जरा, बढ़ने लगेगा मतलब। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आपका कम हुआ था, ठीक है, अरे सही है, आपने रेजिस्टेंस जैसे इंक्रीज करा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कम हुआ तो स्पीड कम होने लगी, तो वो तो कम ही होते होते बैठ जाएगा वो तो, ठीक है, कम होते होते बैठ जाएगा वो तो। लेकिन होता क्या है कि स्पीड जैसे जैसे कम होना शुरू होगी ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इसके अंदर, आर्मेचर बैक ईएमएफ जो है वो आपके क्या होने लगेगी, यहाँ पे कम होने लगेगी, जिसकी वजह से आईए आपका फिर से इंक्रीज करने लगेगा। आईए इंक्रीज करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ जाएगा। वो इस तरह से बढ़ जाएगा कि वो किसके बराबर हो जाए, लो टॉर्क पे जाकर के किसी सर्टेन पोजीशन में जाके इक्विलिब्रियम में जाके एस्टेब्लिश हो जाएगा। और पर्टिकुलरली आपकी जो होगा क्या इन टर्न, आपकी जो ओमेगा एम है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, रिड्यूस्ड स्पीड पे जाकर के वो कांस्टेंट हो जाएगा लो टॉर्क के बराबर होने से। तो हुआ क्या फाइनली, वही सेम चीज मशीन अपने आप देख लेती है, इक्विलिब्रियम अपने आप मशीन अटेन करवा देगी। इक्विलिब्रियम की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि आपको स्पीड बढ़ानी है कि घटानी है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप फील्ड कंट्रोल यूज करोगे। क्यों फील्ड कंट्रोल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फील्ड रेजिस्टेंस केवल कम बढ़ाया जा सकता है, फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो फ्लक्स केवल वीक ही किया जा सकता है, इसे फील्ड वीकनिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम फील्ड वीक करते चले जाते हैं तो स्पीड क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर अगर आपको स्पीड, मान लीजिए आपको क्या करना है, स्पीड को आपको घटाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल यूज कर सकते हो। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ से जितना करंट पास करेगा वो इसमें आई ए स्क्वायर आर एक्सटर्नल का लॉसेस भी होगा इसमें। तो यहाँ पे जितना आप स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो भी एनर्जी यूज कर जा रही है आपकी, वो सारी वेस्टेज जा रही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए बच्चों, बोलो जल्दी बोलो। अरे सुन रहा है तुम लोगों को कुछ या? नहीं सर। ठीक है, अब मेरे को बताओ जरा, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ऐसे ही आएंगे ना लगभग, थोड़ा सा ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, गिरते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे ना, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? ग्राफिकली अब हम सेम चीज को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा आईए के लिए भी ड्रॉ करेंगे तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा लगा कर दिया ड्रॉ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप इसको देखो जरा, मान लो आपने आर एक्सटर्नल को अब क्या करा, बढ़ाया। आर एक्सटर्नल को बढ़ाने से क्या होगा, आईए आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आईए कम होने से, आईए कम हो जाएगा, देखो जरा कैसे होगा ये कम। मान लो यहाँ पर आपका इतना आईए था पहले, ठीक है, इस पे मशीन जो है वो आपकी रोटेट कर रही थी और ये स्पीड आपको मिल रही थी पहले। ठीक है, आपने क्या करा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाया तो आर्मेचर करंट कम होगा। आर्मेचर करंट कम कैसे होगा, इधर लेफ्ट साइड नहीं शिफ्ट होना पड़ेगा कम हुआ है तो ये इस तरफ लेफ्ट साइड जाएगा ग्राफ, ये जो पॉइंट है आपका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो लेफ्ट में जाके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज? यस सर। अच्छा, अब जैसे ही आपका आई ए कम हुआ तो क्या होने लगेगा, आपका टॉर्क रिड्यूस होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होने लगेगा, स्पीड जो है वो आपकी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। स्पीड कम हुई, यहाँ पर करंट तो एकदम से कम हो गया, लेकिन स्पीड कम होती दिखी क्या आपको यहाँ पे, नहीं, अभी भी उतनी ही स्पीड पे ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड क्या होने लगेगी आपकी, गिरने लगेगी। और गिरने लगेगी, और जैसे जैसे स्पीड आपकी गिरने लगेगी करंट नहीं बढ़ने लगेगा आपका। तो देखो जरा, ये कुछ ऐसे जाता है, इससे देखो जरा कि आपकी जो स्पीड है, नेक्स्ट स्पीड जो है इक्विलिब्रियम स्पीड है वो कम हो गई है, और करंट जो है वो वापस बढ़ गया, और यहां पर जाकर के ये फिर से क्या हो गया, सेम आर्मेचर करंट पे, यानी सेम टॉर्क पे, क्योंकि उसको सेट होना है तभी तो लोड टॉर्क बराबर होएगा, लोड टॉर्क के बराबर होएगा वो, तो यहां पर जाकर के ये सेट हो जाएगा।
मान लो आपने फिर से इसको इंक्रीज करा तो क्या होगा, फिर से इसका करंट कम हो जाएगा, अब धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, फाइनली ये यहाँ पर जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेगा। फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, ऐसे करके आप इस मशीन को रोक भी सकते हो। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर देखो तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो आपको कुछ ऐसे नजर आते। अगर अगर डायरेक्टली आपने उतना ही आर एक्सटर्नल के साथ ही अगर आपने उसको ऑपरेट कराया होता तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक ना मिलने की वजह ये मिले होते। अगर इतना रेजिस्टेंस रहेगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक मिले होते, फिर ये मिले होते, फिर ये मिले होते 5, ऐसे ऐसे करके ये मिले होते 6। तो आप ऐसे करके एक ग्राफ आपको दिख जाएगा। और ये क्या है, जैसे जैसे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें बढ़ाते जाओगे आप वैसे वैसे स्पीड कम करा सकते हो, कुछ इस तरह से। ठीक है, सेम काम आप स्टार्टिंग के वक्त भी कर सकते हो, स्टार्टिंग के वक्त भी आप इसको यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग के वक्त क्या होता है, स्टार्टिंग की हम बात करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, ओमेगा एम 0 होता है। ठीक है, ओमेगा एम क्या होगा, स्टार्टिंग में 0 हो जाएगा। अगर ओमेगा एम आपका 0 हो जाएगा स्टार्टिंग में तो ई ए नहीं 0 हो जाएगा क्या? अरे हाँ ना बोल दो जल्दी से बच्चों। हाँ सर। तो करंट कितना हो जाएगा, वी होता है वी माइनस ई ए अपॉन में आर ए होता है ना। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे जो हमने प्रोसेस किया, अभी तो बस आप ये देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, क्योंकि स्पीड 0 होती है तो बैक ईएमएफ जो आपकी डेवलप हुई है वो 0 हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 0 होने की वजह से क्या हो गया, आई ए कितना हो गया, वी अपॉन में आर ए के बराबर हो गया। पहले ये कितना होता था, मान लो 220 है ये 200 है, या 210 है ये 200 है, तो 10-20 का 10-20 वोल्ट रहता था ऊपर न्यूमरेटर में। अब कितना है, 220 है, 20 का 220 हो गया, कितना गुना हो गया, 11 गुना हो गया। तो करंट भी कितना हो गया, 11 टाइम्स नहीं हो जाएगा, बोलो जरा। तो जैसे ही आप मोटर को जैसे ही आपने मोटर को स्टार्ट किया तुरंत, जिस समय में जैसे ही आपने उसको स्टार्ट किया, करंट कितना होगा उससे 10-11 गुना 15 गुना ऐसे करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। उतना हैवी करंट जो है वो वाइंडिंग में आई स्क्वायर आर लॉसेस करा करके उसको डैमेज कर देगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो परमानेंट डैमेज हो जाएगी आपकी मशीन। तो स्टार्टिंग में इतना हाई करंट होता है, इसको हम लिमिट करना पड़ेगा। इसको लिमिट कैसे कर सकते हो, अरे ईए आपका 0 है ना। ठीक है, आपने वी वोल्टेज अप्लाई कर दी है, अब ईए क्योंकि 0 है तो वो सारा का करंट यहाँ पे बहुत ज्यादा बन जा रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है ना, ये क्या करो, आप सीरीज में एक रजिस्टर लगा दो। इस रजिस्टर से क्या होगा, ये जो वोल्टेज है जब ये करंट फ्लो कराएगी तो अब ये आर ए की जगह क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर एक्सटर्नल हो जाएगा। पहले ये सिर्फ आर ए था, मैंने रेड पेन से इसीलिए लिख दिया, ये आर एक्सटर्नल हो गया क्योंकि आपने ये रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है। ठीक है, तो वी भले से बड़ा है, आपने अगर इसको भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है तो क्या होगा, ये आप करंट क्या कर सकते हो, लिमिट में ला सकते हो। तो यही हम काम करते हैं। अगर आपको याद हो तो लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक स्टार्टर होता है इस तरह का, इसमें यहाँ पे एक हैंडल होता है जिसको हम धीरे 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 यहाँ पर लेके जाते हैं। तो हम क्या कर देते हैं एक्चुअल में, ये जैसे हम मशीन को स्टार्ट करते हैं ना यहाँ पर, तो हमने बहुत सारा रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। हम जैसे इसको राइट साइड में ऐसे शिफ्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को कट करते चले जाते हैं, कट करते चले जाते हैं, कट करते चले जाते हैं। ठीक है ना, और ये क्या हो जाता है, फाइनली हम ये रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर देते हैं। ये काम है स्टार्टर का। ठीक है, ये काम आप यहाँ पे सीरीज में एक रियोस्टेट लगा करके भी तो कर सकते हो, सेम काम। अरे बच्चों ज्यादा स्पीड हो रही है क्या, समझ में नहीं आ रहा क्या, बोलो। सर आ तो रहा है। हाँ आ रहा है सर। हाँ, थोड़ा बोलते रहो बच्चों, मेरे को पता नहीं चल रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिलेबस भी कवर करना है ना। तो यहाँ पे देखो जरा, अगर आपने यहाँ रियोस्टेट लगा दिया तो सेम काम आप कर सकते हो। तो पिछला देखो स्पीड कंट्रोल वाला मेथड, इसमें हम यही तो कर रहे थे, यहाँ पे आर्मेचर में रेजिस्टेंस हमने डाल दिया था। तो ये काम आप, तो ये अगर आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, डायनेमिक ब्रेकिंग आप कर रहे हो, सॉरी, अगर आप रेजिस्टेंस से स्पीड कंट्रोल कर रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, डिटेल में स्टार्टर हम 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर लैब में देखेंगे, पर अभी और मैं वीडियो बना के डाल दूंगा तो बाकी लोग भी देख लेना उसी को।
अभी ये देखो जरा कि सेम जो रेजिस्टेंस है वो आपका स्टार्टिंग भी कंट्रोल कर सकता है, स्टार्टिंग में करंट जो है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। तो आप क्या करो, शुरुआत में रेजिस्टेंस को रखो ज्यादा, धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस को कट करना शुरू करोगे आप, और क्या हो जाएगा आपका शुरुआत का करंट भी कंट्रोल हो जाएगा और स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी, दोनों कंट्रोल हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए, बोलो। नहीं सर ठीक। ठीक है ना, तो ये हमारा दोनों मेथड हो गया, लेकिन उसमें उल्टा काम होता है। यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग मेथड के लिए इसको यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे उल्टा काम होता है। उल्टा काम का मतलब क्या होता है, आपने जैसे ही मशीन को स्टार्ट करा उसमें करंट आ गया, लेकिन स्पीड तो जीरो है ना अभी तो, ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट ये मिलेगा। फिर जैसे ही आपको करंट मिला, मशीन ने टॉर्क डेवलप करना शुरू करा, तो टॉर्क अब ज्यादा होगा तो इसकी वजह से वो रोटेट करना शुरू करेगा, तो अब आपका जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे स्पीड बढ़ेगी उसकी बैक ईएमएफ घटेगी। आपने क्या करा, रेजिस्टेंस को कट करा, जैसे ही आपने रेजिस्टेंस को कट करा तो उसका फिर से करंट बढ़ेगा, और फिर अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर शिफ्ट होने का मतलब टॉर्क फिर से ज्यादा हुआ, फिर से ज्यादा होने का मतलब वो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, वो इस तरफ शिफ्ट होगा। अब फिर से आपने रेजिस्टेंस को कट किया तो करंट फिर से बढ़ेगा, करंट इधर जाएगा। अगर करंट बढ़ गया तो टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ने से क्या होगा, फिर वापस से वो शिफ्ट करेगा इधर, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को कम करते चले जाएंगे, उसकी स्पीड जो होगी बढ़ती जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होती चली जाएगी, और आप वोल्टेज बिल्डअप करा पाओ। ठीक है, ये मेथड है हमारा स्टार्टिंग का। स्पीड कंट्रोल की अगर हम बात करें तो एक तो ये याद रखना, क्योंकि इस मेथड की एफिशिएंसी कम है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा देर के लिए स्पीड को कम ज्यादा करना पड़ रहा है तो आप इसको यूज नहीं करोगे मेथड। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा देर के लिए आपको स्पीड कम करनी है, तो उतनी देर तक इसके रेजिस्टेंस में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में लॉसेस होते रहेंगे, उसमें लॉसेस होते रहेंगे, और वो सारी की सारी पावर जाएगी वेस्ट। तो उस केस में ये जो मेथड है ये बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, एफिशिएंसी डिस्ट्रॉय कर रहा है आपकी मशीन की। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। अब एक और हमारे पास बचा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में हम क्या करते हैं, आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। आर्मेचर वोल्टेज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये हमारी आर्मेचर वोल्टेज है। मैंने आपको पहले ही बता दिया इस लेक्चर में कि यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, कंट्रोल रेक्टिफायर या फिर चॉपर लगा देते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो वोल्टेज इसको अवेलेबल होगी, ये वोल्टेज हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। आपने वोल्टेज रिड्यूस की ही नहीं, करेक्ट, तो आपने ये वोल्टेज रिड्यूस की नहीं कि आपका ओमेगा भी जो हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। वोल्टेज और रेजिस्टेंस कंट्रोल जो है ये हम जनरली स्पीड को कम करने के लिए यूज करते हैं, और फ्लक्स को वीक करते हैं, यानी फ्लक्स को कम करते हैं किसके लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए हम करते हैं। इन जनरल ये काम हम करते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज से ज्यादा, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं, हम इसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में चाहे तो, रेटेड वोल्टेज से बहुत ज्यादा हम नहीं लेके जाते। 5% 10% मैक्सिमम एक्स्ट्रा आपने कर लिया तो कर लिया, नहीं तो हम इससे ज्यादा नहीं करते। तो वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हम नहीं देना चाहते। ठीक है, तो आप वोल्टेज को सिर्फ कम कर सकते हो। ऐसे ही इस रेजिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो, केवल इंक्रीज कर सकते हो ना। अब जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जाओगे, स्पीड क्या होगी, कम ही होगी। लेकिन आप फ्लक्स की अगर आप बात करें, तो अगर आपने फ्लक्स फिर से वही हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है आपका, या एक्सटर्नल ये जो मशीन है, ये वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी वोल्टेज फिक्स है, आप इसको क्या कर सकते हो, केवल फील्ड को केवल